इसको सेलेक्ट करने के बाद वहां पे उस हॉस्पिटल में जो भी एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडिंग दी डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरीज, तो वो सारे यहाँ पे पॉपुलेट होके आपको दिखेंगे। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में से आपको हॉस्पिटल या लैबोरेटरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उसका किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामला है ये, तो वो वहाँ पे कभी कभी एक से दो ज्यादा भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो प्राइमरली जैसे यहाँ पे फ्लैगिंग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे प्रोसेस के लिंकेज। तो आपको प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है उनके पेशेंट का डिसीज के रिलेटेड, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ हमको कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स देने के लिए है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस के साथ लिंकेज नहीं है डिपार्टमेंट वाला। उसके बाद पेशेंट को कितने दिन के लिए रेफरल का जरूरत है। अगर यहाँ पे लैबोरेटरी के लिए भेज रहे हैं तो वहां पे सिंगल डे का ही रेफरल होता है, वहां पे कोई एडमिशन का जरूरत नहीं, तो आप सिंगल डे वहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट के लिए है, अगर इस पेशेंट का एक्सपेक्टेड टाइम जो है, अगर 15 दिन का ट्रीटमेंट होने का चांसेस है, तो वहां पे इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ एडवाइस है, नथिंग इज फाइनल अबाउट दी रेफरल। तो रेफरल जहां पे वो अप्रूवल प्रोसेस में जाएगा, जहां पे रेफरल लेटर बनना है, वहां पे इस एडवाइस के बेसिस में वहां डिसीजन होने वाला है। तो यहाँ पे डॉक्टर को जो लगता है वो रिकमेंडेशन यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो 15 दिन का रिकमेंडेशन यहाँ पे इंडिकेट किया। उसके बाद यहाँ पे रेफरल का क्या रीजन है वो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे रीजन का मतलब, normally referral is permitted only in case of an emergency or in case of non-availability of the service, or it can be both the reasons. तो यहाँ पे वो रीजन हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस रेफरल के किस पर्पस के लिए रेफरल किया जा रहा है, तो वो डिटेल में यहाँ पे रीजंस इंडिकेट करेंगे। या दिस कॉलम कैन बी यूज्ड फॉर recording the complete clinical information also. So whichever will be relevant for the referred hospital, कि इस पेशेंट का ये कंडीशन है, इसके वजह से इसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, और रेफरल में ये एक्सपेक्टेड है ट्रीटमेंट में, तो ये सारे डिटेल में भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ब्रीफली रिकॉर्ड करना है तो ब्रीफली भी कर सकते हैं। सो इट इज लाइक ए ओपन एंडेड फील्ड। उसके बाद आपको ऐड बटन क्लिक करना है। अगर यहाँ पे एक हॉस्पिटल को भी रेफर करना है, एक डायग्नोस्टिक को भी रेफर करना है, तो मल्टीपल रेफरल्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेनली इस प्रोसेस को देखेंगे कि रेफरल करने के बाद ये आगे क्या होगा। अभी इस पेशेंट को सिर्फ हमने एक रेफरल का ही इंफॉर्मेशन भरा है। तो रेफरल का इंफॉर्मेशन प्रीव्यू में हमको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, कि इसको अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स का हैदराबाद में रेफर किया गया। इसका प्राइमरी डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, और उसके रिमार्क्स जो भी है वो सारे यहाँ पे इंडिकेटेड है, और उस किस रीजंस पे यहाँ पे भेजा जा रहा है, कितने दिन के लिए रिकमेंड कर रहा है, तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो ये प्रिंट इवन पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन के लिए रहेगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो नाउ प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ में रेफरल का भी जो एडवाइस है वो सेव हो चुका है। तो ये सेव होने के बाद अभी रेफरल हमको कहाँ पे देखना होगा, रेफरल डेस्क जो भी उसका रेफरल मैनेजमेंट के लिए इंचार्ज होगा या जो डीलिंग क्लर्क होगा, उनको वहां पे बिलिंग वाला मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। तो बिलिंग में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल रेफरल डेस्क एक है ऑप्शन, तो इसको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ रिक्वेस्ट डॉक्टर्स के तरफ से एडवाइस हुआ है, रिकमेंड हुआ है फॉर द रेफरल, तो ये सब चीज यहाँ पे लिस्ट आउट होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि ये कितने दिन के केसेस मुझे देखना है, ये सिर्फ 7 दिन का देखना है या पूरा महीना का देखना है, तो वो सब चीज चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी केसेस जो है वो आप सॉर्ट करके देख सकते हैं। डेट वाइज भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको पेशेंट वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करना वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर केस को ढूंढना है तो यहाँ पे सर्च बार भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, उनका सीआर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जो भी
नॉर्मली ये डे वाइज देखने का ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे एडवाइस आ गया उसको तुरंत प्रोसेस करना है, इधर उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो ये डिसीजन तुरंत होना है, इसको डिले नहीं कर सकते, इसलिए आप डे वाइज इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो पर्टिकुलर केस को डील करना होता है उस केस को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन है लेफ्ट साइड में। సేమ్ చేయాలి, సేవ్ చేసి నేను ఇంకోటి చూస్తాను. हाँ, तो ये प्रोडक्शन लाइव इंस्टेंस से हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई केस हम सेव नहीं करेंगे, लेकिन पहले जो सेव कर दिया उसको आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये केस ओपन करेंगे वहां पे रेफरल डेस्क वाला क्या कर सकता है ये प्रोसेस आपको दिखा देंगे। तो पहले ऊपर पेशेंट के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है उम्मीद से, और उसके बाद ये रेफरल का जो डिटेल्स है जो डॉक्टर ने भरा था वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो किस डॉक्टर ने यहाँ पे एडवाइस किया था और ये किस रीजंस पे रेकमेंड रेफरल एडवाइस किया गया, फिर उसके कितने दिन के लिए रेफरल हुआ, रेकमेंड हुआ, तो वो सब चीज यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे उसका प्रिस्क्रिप्शन पूरा देखना चाह रहा है रेफरल डेस्क, तो यहाँ पे ये क्लिक टू व्यू रेफरल आरएक्स ये वाला ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करेंगे तो उसका रेफरल का एडवाइस जो हुआ था उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाएगा, सो दैट वहां पे रेफरल हैंडल करने वाला समझ सकता है होलिस्टिकली कि ये रेफरल इस तरफ से एग्जामिन हुआ तो ये रेफरल करने का जरूरत पड़ रहा है। तो ये एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया वहां पे। हाँ, इसके बाद यहाँ पे रेफरल फॉर यहाँ पे इंडिकेट करना होगा रेफरल डेस्क वाले कि क्या ये डायग्नोस्टिक्स के लिए जा रहा है या ओपीडी कंसल्टेशन के लिए जा रहा है, कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, या ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। तो अगर किसी का ऐसा है कि उसमें ट्रीटमेंट भी होना, उसमें डायग्नोस्टिक्स भी होना, कंसल्टेशन भी होना, वो सब चीजें ट्रीटमेंट में आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ट्रीटमेंट इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल्स के इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पे किस हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया गया वो आएगा। तो जहाँ पेशेंट का कंसेंट का बात आता है कि अगर रेफरल हॉस्पिटल में किस हॉस्पिटल को जाना है, तो नॉर्मली पेशेंट एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। तो डॉक्टर भी वहां पे प्रिस्क्राइब करते समय, एडवाइस करते समय पेशेंट से पूछ सकते हैं कि ये रेफरल हॉस्पिटल अपने पास है तो आपके लिए कौन सा हॉस्पिटल नज़दीक है, कन्वीनियंट है, और हॉस्पिटल के वहां पे ये वाला सर्विसेज वहां पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहां पे कोई स्पेशलिस्ट अच्छे वाले रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारे चीजें पेशेंट डॉक्टर के बीच में इंटरेक्शन में ये डिसाइड किया जा सकता है। सो we assume that doctor is taking the opinion of the patient also there, and with due consideration for the clinical aspects, तो वहां पे डॉक्टर ये कंसेंटिंग एस्पेक्ट्स को और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को दोनों कवर करके वहां पे रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे रेफरल डेस्क में इसको कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। ఎక్కడి కింద పైన హాస్పిటల్ ఇవి చేయలేదు సార్, ఇది ఇవి యాక్షన్ ఈ ఈమెయిల్। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल्स है, वहां पे रेफरेंस नंबर और इसका ये रेफरल जब लेटर इश्यू करेंगे उसके बाद कितने दिन तक वैलिड होना है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। वैलिडिटी, इस रेफरल लेटर का वैलिडिटी क्या है। ऐसा नहीं कि एक हॉस्पिटल ने रेफरल लेटर इश्यू किया आज, उसके बाद ये 2 महीने के बाद उसी रेफरल लेटर लेके चला जाता है, तो ऐसा ये एक ब्लैंक चेक टाइप का नहीं है कि वो कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। सो इट इज ऑल बाउंड बाय द डिसीजंस दैट आर मेड इन द हॉस्पिटल। तो ये रेफरेंस नंबर जो है वो आपके रनिंग नंबर जो भी होगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर वहां पे प्रिंट होके लेटर में आ जाएगा रेफरेंस नंबर। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म होगी। अगर कोई रेफरल एक्सटेंशन हो रहा है, ऑलरेडी जो रेफरल दे दिया, जो पेशेंट वहां पे एडमिट भी हो गया, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उसके लिए कोई एक्सटेंशन का जरूरत है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर सकते हैं कि वेदर इट इज एन एक्सटेंशन और नॉट। अगर ये एक्सटेंशन है तो किस रीजन के लिए ये एक्सटेंड किया जा रहा है वो भी इंडिकेट कर सकते हैं, बट रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो रेफरल लेटर के अंदर इंक्लूड होके आना है।
म्यूट साउंड सिस्टम। और डॉक्टर सरकार आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए आपका हाँ यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो Your voice is not audible. yeah sorry I think it got mute so इसमें मल्ली भाई कुछ हाँ हाँ यहाँ पे हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि इसके जो भी फील्ड्स है यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर रेफरल क्लिनिकल नोट्स डायग्नोसिस रिक्वायर्ड प्रोसीजर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड आउटडोर या इंडोर सर्विसेज ये सारे इंफॉर्मेशन जो है रेफरल लेटर के साथ इंक्लूड होके आने वाला है तो ये सारे चीजें रेफरल डेस्क वहां पे हैंडल करेंगे और वो स्पेसिफिकली इंक्लूड इनकॉर्पोरेट करेंगे अप्रोप्रिएट रिमार्क्स ताकि रेफरल लेटर इज कंक्लूसिव कि जब ये लेटर लेके जाएंगे हॉस्पिटल में वहां पे रेफर्ड हॉस्पिटल में उनको क्लैरिटी होना चाहिए कि किस सर्विस के लिए ये दिया जा रहा है శాంపుల్ చేస్తాం ఇప్పుడు వచ్చిందండి షూలో రాదు ఓకే టెస్ట్ हाँ जो टेस्ट केस हमने ओपन किया था तो वो वाला यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो इसमें जैसा पहले बताया था ये इंडिकेट कर सकते हैं कि నుంచి చేసాం కదా నేను కన్సల్టెంట్లో లేను అందుకని చూస్తాను ముందు దానికి వెళ్ళిండ్రు బట్ ओके तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वेदर ये पेशेंट जो आया है वो रेफरल के लिए एलिजिबल है या नहीं ये वाला भी यहाँ पे इंडिकेट करना होगा क्योंकि पेंशनर्स के केसेस में उनको ऑप्शन है कि आरईएलएचएस स्कीम कब ऑप्ट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आरईएलएचएस स्कीम के लिए आज ऑप्ट किया और आज ही उसको रेफर करने का जरूरत पड़ा तो रेलवे रूल्स के हिसाब से आरईएलएचएस स्कीम ऑप्ट करने के 6 महीने के पहले 6 महीने तक उसको कोई रेफरल के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये वाला चीज जो है हमको आरईएलएचएस उन्होंने कब ऑप्ट किया ये इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल नहीं रहता है तो ये वहां पे रेफरल डेस्क वाले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आरईएलएचएस स्कीम कब उन्होंने ऑप्ट किया 6 महीने से 6 महीने ऑप्ट करने के बाद कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये चीजें उनको ऑफलाइन में कंफर्म करना पड़ेगा वैसे तो बाकी अदर देन पेंशनर और डिपेंडेंट्स के केसेस में एम्प्लॉयज का तो ये क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं बाय डिफॉल्ट वो एलिजिबल हो जाते हैं मैनेज म्यूट कंटिन्यूस आप लोग आप म्यूट नहीं करेंगे तो ये ठीक से समझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सो प्लीज यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर रेफरल जो है वो वहां पे एलिजिबल या यस करके इंडिकेट कर देंगे तो सफिशिएंट है उसके बाद क्लिनिकल नोट्स एंड रिमार्क्स बाय रेफर्ड हॉस्पिटल जो है रेफरिंग डॉक्टर वो जो उन्होंने क्लिनिकल नोट्स में लिखा था वो सारे चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके बाद अगर इनके कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस के रिलेटेड के लिए जा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं देन कोई प्रोसीजर्स यहाँ पे उनको एडमिनिस्टर करना है या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए इसको रेफर करके भेज रहा है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ये सारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं ताकि एज पर रिक्वायरमेंट एज पर रेलेवेंस यहाँ पे सफिशिएंटली इन ब्रीफ और इन लेंथ दिस कैन बी इंडिकेटेड उसके बाद ये ओनली आउटडोर सर्विसेज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए भेजा जा रहा है या नहीं तो इंडोर सर्विस के लिए भेज रहा है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं उसके बाद ये वार्ड एंटाइटलमेंट उसका क्या है सूर्य कुमारी वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये प्राइवेट वार्ड के लिए है या नहीं तो सेमी प्राइवेट या जनरल वार्ड के लिए एलिजिबल है वो भी इंडिकेट कर सकते हैं
और जो डॉक्टर वहां पे रेफरल रिकमेंड किया है कितने दिन के लिए रेफरल है वो यहाँ पे आएगा, बट इट कैन बी ओवरराइडन बाय द रेफरल डेस्क। इसको अगर कम करना है ज्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टोटल रेफरल का एक एस्टिमेट नॉर्मली बनता है कि इसका कितने अमाउंट के लिए ये रेफरल करना है। तो इस अमाउंट अगर एक्सीड हो जाता है वहां पे ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर में, उस टाइम पे वो लोग दोबारा वहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये रेफरल एक्सटेंड करना है, तो उस केस में हमको अगेन ये एक्सटेंशन में जाएगा। तो वहां पे एक बेसिक एस्टिमेट जो है वो भी अमाउंट यहाँ पे इंडिकेट करेंगे अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ डेज। एंड देन कोई एडवांस पेमेंट इन्वॉल्व होता है तो वो एडवांस अमाउंट का मेंशन कर सकते हैं, बट एज सच रेलवे हॉस्पिटल्स में ये एडवांस पेमेंट का जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद कोई स्पेशल कंडीशंस कुछ इंडिकेट करना हो तो वो चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। देन ये लेटर जो बनेगा उस लेटर किस किस को मार्क होना चाहिए वो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये सेव करना है। सेव करने के बाद अगर इस पेशेंट के रेफरल लेटर के साथ साथ और कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना हो वो चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स और दे आर लाइक वेरी पर्टिकुलर कि कंसेंट फॉर्म पेशेंट का लेना ही है। कुछ हॉस्पिटल्स में ये फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर कंसेंट फॉर्म वहां पे लेना है तो वो फॉर्म डॉक्टर वहां पे रेफर करते समय ये कंसेंट वहां लेके 3 हॉस्पिटल्स का उनका जो भी चॉइस होगा वो वहां पे कंसेंट ले सकते हैं और पेशेंट से सिग्नेचर करवा के डॉक्टर भी वहां पे साइन करके इसको ऑफलाइन में रेफरल डेस्क को भेज सकते हैं। इसको वहां पे चाहे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस स्टेज में अपलोड कर सकते हैं। तो इसको स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया। अगर कोई और डॉक्यूमेंट है जो रेलेवेंट है रेफरल के करते समय तो वो भी यहाँ पे आपको अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो ऑलरेडी हमने सेव कर दिया, ऊपर हमको कंफर्मेशन मैसेज आ गया ग्रीन कलर में कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली विद रिक्वेस्ट नंबर सो ऑन सो। तो नाउ व्हेन वी गो बैक टू दिस केस, वहां पे रेफरल डेस्क में लिस्ट में देखेंगे तो उस केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लास्ट वाला जो केस है, एक टेस्ट केस का हमने जो देखा था। हाँ, जो सेकंड केस अभी जो हमने प्रोसेस किया है उस केस में अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगर ये करने के बाद आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसको प्रिंट करके जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर एमडी कॉम्पिटेंट है या नहीं तो कोई नोडल पर्सन उसके नॉमिनेटेड है तो उनको ये लेटर दिखा सकते हैं कि ये चीजें हमने इंक्लूड किया। अगर डॉक्टर वहां पे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो चेंजेस सजेस्ट करेंगे। उस केस में यहाँ पे दोबारा आके इस फॉर्म को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ के अपडेट का भी ऑप्शन है। तो अपडेट के लिए वहां पे एडिट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चेंजेस वहां पे सजेस्ट किया वो सारे चेंजेस यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट करने के बाद इसी चीज को दोबारा हम सेव करेंगे। उसके बाद ये वापस हम चले जाएंगे उस फॉर्म में। तो इसको अभी प्रिंट करके इस रेफरल लेटर को हम साइन कर सकते हैं। तो ये रेफरल लेटर जो साइन कर दिया इसको ये पीडीएफ फॉर्म में होने की वजह से ये डिजिटली साइन करके रेफरल जो नोडल पर्सन होंगे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल का तो उनको मेल कर सकते हैं if it is acceptable to both the hospital and the referral hospital and railway hospital। अगर इसको फिजिकली साइन करके भेजने का ही सिस्टम आपके पास प्रैक्टिस में है और इसको कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाह रहे तो इसको फिजिकली साइन करके ये कॉपी भेजा जा सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग नाउ। लेकिन इसमें अप्रूवल लेयर्स यहाँ पे रेफरल डेस्क में क्लर्क जो किया वो अप्रूवल के लिए नेक्स्ट लेवल में जाना है और वो जो भी नोडल पर्सन होगा उसको कैसे भेज सकते हैं, वो अप्रूव कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो भी होगा अप्रूवल प्रोसेस का उसके ऊपर काम चल रहा है। तो शॉर्टली वो भी अपडेट्स हो जाएंगे। वो अपडेट होने के बाद हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ఇప్పటికి మాత్రం ఈ ఆర్ఎక్స్ ప్రింట్ తీసుకొని ఫిజికల్ అప్రూవల్ తీసుకున్నాం. ఫిజికల్ అప్రూవల్ కావాలంటే
ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్ అప్రూవల్ లేదు. ఎలా అప్రూవల్ తీసుకోవాలంటే డాక్టర్ డెస్క్లో ఈ ఆర్ఎక్స్ కొడితే ప్రింట్ వస్తుంది. ఆర్ఎక్స్తో అప్రూవల్ తీసుకొని ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. RX से संबंध नहीं है, అంటే వీళ్ళు ఫిజికల్ అప్రూవల్ కావాలి కదా సార్ వీళ్ళకి. आपको संबंध नहीं है। रेफरल लेटर में साइन కావాలి। అంటే ఈ క్లర్క్కి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? RX కావాలి కదా సార్। క్లర్క్కి డాక్టర్ రిఫర్ చేశాడన్నది తెలియాలి కదా సార్. అది RX అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా। అదే సార్, వీళ్ళకి జస్ట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా, ఇది ప్రింట్ తీసుకొని దీంతో వాళ్ళని అప్రూవల్ ప్రాసెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. तो यहाँ पे नॉर्मली जब ये क्लर्क ये सारा इन्फॉर्मेशन भरेगा तो एज पर प्रैक्टिस, एज पर वहाँ पे जो कन्वेंशंस होंगे उसके हिसाब से वो भरते हैं। तो ये भरते समय वहाँ पे जो RX का जो हमने ऑप्शन दिया वो प्रिस्क्रिप्शन को भी वहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट करके रख ले, ताकि अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जब लेके जाएंगे उसके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट रेफरल लेटर, तो वो दोनों भी वहाँ पे अप्रूविंग अथॉरिटी के पास लेके जा सकते हैं। वो अगर अप्रूव कर देंगे तो ये लेटर को साइन कर सकते हैं वहां पे। ఇతను క్లర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ కాకపోతే క్రియేట్. दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास HMIs का डॉक्टर डेस्क पूरी तरफ से यूसेज में नहीं है, या नहीं तो कोई इमरजेंसी के रीजन की वजह से वहां पे डॉक्टर ने ऑफलाइन में रिकमेंडेशन भेज दिया, तो उस केस में यहाँ पे रेफरल डेस्क में भी ये केस पूरी तरह से नया क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू। तो यहाँ पे रेफरल डेस्क में जब यहाँ क्रिएट न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेशेंट का CR नंबर यानी तो उनके उम्मीद नंबर ये सब चीजों से ये केस ओपन कर सकता है। यहाँ पे एज ए फ्रेश नोट पूरे डिटेल्स नया भर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे चीजें जो डॉक्टर वहां पे रिकमेंड करता था तो वो भी यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द डॉक्टर यहाँ पे रेफरल डेस्क का जो डीलर है वही भरेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है रेफरल रीजंस यहाँ पे इमरजेंसी में है वो इंडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद रेफरल किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं, ये डायग्नोस्टिक्स के वो जा रहा है या नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे किस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट आया है कंसल्टेशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एपिसोड सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्टर का रिकमेंडेशन वो सब चीजें यहाँ पे इसके साथ जुड़ा जाएगा। और ये प्रिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो डिपार्टमेंट और उसका एपिसोड जो भी होगा उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से वहां पे डॉक्टर जो रेफरल कंसल्टेंट जिसने रिकमेंड किया उनका नाम वहां पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कितने दिन के लिए ये एडवाइस किया गया है ओरिजिनली। फिर उसके बाद ये जो भी रिमार्क्स के साथ वहां पे रेफर हुआ, एडवाइस रिकमेंड हुआ, वो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। जो एपिसोड हमने वहां पे सेलेक्ट किया था तो वो एपिसोड का RX भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन। जो डिपार्टमेंट एंड उसका जो एपिसोड है उसके कॉम्बिनेशन से ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रेफरल हॉस्पिटल डिटेल्स में किस हॉस्पिटल को रेफर करना है और किसका ये बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम में कनेक्ट होके आ जाएगा। फिर बाकी सारे इंफॉर्मेशन सेम है कि रेफरेंस नंबर देना हो या उसके रेफरल कितने दिन के लिए वैलिड होना है, क्या ये एक्सटेंशन वाला है या इनिशियल रेफरल है, और ये एलिजिबिलिटी, ये सारे फील्ड्स पहले जैसे ही इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेव कर देंगे तो अगेन दी ड्राफ्ट लेटर जो है वो यहाँ से आ जाएगा प्रिंट करने के लिए। तो दैट इज ऑल द रेफरल मॉड्यूल फॉर नाउ। तो ये मॉड्यूल अभी भी इवॉल्विंग है, तो जो भी फीडबैक हमको मिलेगा इंटरैक्टिव सेशन में और बाद में जैसे जैसे इसको यूज करने लग जाएंगे तो कई इनपुट्स हमको मिलने वाला है, तो वो सारे कंसोलिडेट करके इसके आगे वर्जन्स डेवलप कर लेंगे। सर ఇప్పుడు యూజర్స్ క్రియేట్ లేరు, యూజర్ డీటెయిల్స్ మెయిల్ చేయండి। तो जो कंसर्न ऑफिशियल से जो भी रेफर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये पोर्टल पे सारे टूल्स कैसे मिलेंगे, जैसे आपने तो ये सारा दिखा दिया, ये टूल्स हम लोगों को कैसे मिलेंगे? हाँ, अभी इसमें एक ही चीज डिसाइड होना है कि ये वाला जो रेफरल डेस्क है इसको किसको एक्सेस देना है। सो इतना ही अभी डिसाइड होना है। बाकी सारे तो अपना अपना डॉक्टर डेस्क खोलेंगे और वहीं पे रेफरल का इंफॉर्मेशन, एडवाइस करने का इंफॉर्मेशन वहीं पे फीड कर सकते हैं।
तो उसके लिए अलग से कोई एक्सेस देने का जरूरत नहीं है। बट लेकिन रेफरल डेस्क कौन हैंडल करेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमको ऑफिशियली आपके तरफ से कम्युनिकेशन होना है। तो उसका एम्प्लॉय नंबर जो भी नॉर्मली रोल क्रिएट करते समय हम देते हैं ना, कि उसका क्या एम्प्लॉय नंबर है, उनका नेम डिसिग्नेशन, जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल एड्रेस, तो ये सारे चीजें उनके साथ कि उनका रेफरल डेस्क में एक्सेस देना है। तो स्पेसिफिक इनपुट्स के साथ हमको मेल कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका रोल कॉन्फ़िगर करके दे देंगे। तो ये बिलिंग वाला मॉड्यूल में उस पर्टिकुलर प्रोसेस का हम एक्सेस देंगे रेफरल डेस्क हैंडल करने का। तो इतना ही बचेगा वो उसका आप पहले डिसाइड कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कि ये किसको देना है। तो जो भी वहां पे हैंडल करते होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगा, तो इमीडिएटली वी विल कॉन्फ़िगर। नोट చేస్తాను సార్. इसमें अभी ईएमआर का भी एक छोटा सा प्रोसेस है, वो भी दिखा देंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, सो वी कैन टेक द क्वेश्चंस नाउ इटसेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। या अदरवाइज आप चाहते हैं तो वैसे भी 4:30 को इंटरेक्टिव सेशन है, तो उस टाइम पे हम कंसोलिडेटिव वे में फीडबैक लेंगे। तो जो भी आपको एक्सेप्टेबल होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ईएमआर वाला भी एक बार आपको दिखा देंगे। EMR implies the इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड जो पेशेंट का है वो डॉक्टर्स को देखने का जरूरत पड़ेगा। तो वो देखने के लिए EMR डेस्क का एक ऑप्शन है प्रोसेस, वो नॉर्मली ओपीडी के अंदर है। ओपीडी वाला जो मेनू ऑप्शन ऊपर है, तो हर डॉक्टर को हमने इस प्रोसेस का एक्सेस भी दिया गया है। इसको जब ये EMR डेस्क को क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमको देखना है। तो इस केस में आप यहाँ पे सीआर नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर उस पेशेंट का सीआर नंबर आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी डिटेल्स के साथ अगर आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन है। तो इसको सर्च क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स, बाई उम्मीद नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ये सारे जो भी ऑप्शंस है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, तो उससे भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब ये पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाता है करेक्टली, उसके बाद उस पेशेंट के रिलेटेड कंप्लीट रिकॉर्ड देखने का ये एक इंटरफेस है, एक सिंगल पेज का। तो उसी में आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी नेविगेशन मेनू है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट का सिर्फ ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें उनका कंप्लीट बायोडेटा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद उनके लास्ट एनकाउंटर्स राइट साइड में आपको दिख जाएगा कि लास्ट उन्होंने किस हॉस्पिटल में कहाँ एडमिट हुआ, कब ओपीडी में किसको विजिट किया, किस डिपार्टमेंट में, ये सारे इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपीडी एनकाउंटर्स में सिक्वेंशली उनका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि किस डेट में किस डिपार्टमेंट को उन्होंने विजिट किया। और उसके अगर कोई डॉक्यूमेंट भी अगर जनरेट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन बन गया, तो यहाँ पे पीडीएफ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसका प्रिस्क्रिप्शन यहीं पे आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपीडी के बाद आईपीडी के रिलेटेड कोई जो भी एनकाउंटर्स होंगे, वो भी एपिसोड्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ओपीडी के रिलेटेड एपिसोड्स, आईपीडी के रिलेटेड एपिसोड्स, और उसके अगर कोई सर्विस एरिया में उनके जो प्रोसीजर्स कुछ हुआ, तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। तो मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे वहाँ पे पेशेंट का, वो सारे चीज़ें यहाँ पे देखने का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन चेक करना है, कि उसका रिकॉर्ड जो भी अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट उनके हुए हैं और उसका क्या स्टेटस है आज का डेट में। और जो रिपोर्ट जनरेट हो चुके हैं, तो उसका पीडीएफ भी डॉक्यूमेंट्स नीचे अवेलेबल रहेगा। तो उनके टेस्ट रिपोर्ट्स भी यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं।
उसके बाद उनका अगर वाइटल्स के पैटर्न्स अगर समझना चाह रहे हैं तो जब भी वाइटल्स उनका रिकॉर्ड हुआ तो उसका पैटर्न पूरा यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन है। तो मल्टीपल डेट्स में जो भी होता है तो उसको पैटर्न समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद ये डायग्नोसिस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओपीडी तो उसका जो डायग्नोसिस के इंफॉर्मेशन डॉक्टर ने भरा था तो उसका कंप्लीट एक ओवरव्यू यहाँ पे आ जाएगा कि किस दिन किस डिपार्टमेंट से इसका डायग्नोसिस क्या इंडिकेट किया गया और क्या कोड्स उसके लिए यूज किया गया, ये सब चीज यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आईपीडी के भी आ जाएंगे। उसके बाद ये मेडिकेशंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट क्या क्या मेडिसिन लिया जा रहा है, उसको क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे प्रोसीजर्स अगर कुछ हुआ है इस पेशेंट्स के लिए तो वो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जो इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड अगर ट्रैक करना है तो वो भी सारे चीज़ें यहाँ से ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद रेफरल के रिलेटेड जो पैटर्न रहा तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं कि इस पेशेंट का कब रेफर हुआ, कहाँ हुआ, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइवेट अन्ना से हाँ, तो ये रेफरल जैसा मैंने वो रेफरल टैब का बताया था कि उसमें इंटरनल रेफरल्स हो या रेलवे हॉस्पिटल टू रेलवे हॉस्पिटल रेफरल्स हो, आउटसाइड रेफरल्स, ये सारे चीजें भी यहाँ पे दिखाई देंगी। आप इसके हर एंट्री का प्लस बटन रहते हैं तो प्लस बटन में क्लिक करेंगे तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे आप देख सकते हैं। सो विदाउट नेविगेटिंग मच कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड को यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रेलेवेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप ओवरव्यू में चाहेंगे तो राइट साइड में आप चेक देख सकते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन जो भी हुए वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लेटेस्ट रिकॉर्ड को ही आपको देखना है तो यहाँ पे कंप्लीट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किया वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब इट इज लाइक कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर दैट पेशेंट। तो मेरे ख्याल से एच अडॉप्ट करने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट that is going to come for both for the patients as well as doctors is this ये end result है basically. It's a final product which uh, of all the encounters, so that gets consolidated at one place and it can give a holistic picture about the patient's medical history. So this can be made use I think so the physicians are more competent to judge how this can be more useful than us. So that's all for today. So if there are any questions immediately if you want to take, then we can take questions. Otherwise we can reserve the questions for the interactive session because some people would join in the afternoon also for the English session. तो इंग्लिश सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही बार अगर इंटरेक्टिव सेशन होगी तो वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को सभी को भी ये क्लैरिफिकेशन हो सकती है। इसलिए हम